Good evening, class. Today I welcome to all of you, all guys, all everyone, all students. Today I discuss physics subject in new topic. तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो डिफिनेशंस हैं, जो तरंग होती है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि तरंग होती क्या है। विक्षोभ के कारण जो उत्पन्न होती है, जैसे जल की तरंग, आपका जो है ध्वनि की तरंग, और इलेक्ट्रिक विद्युत जो होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, और जो माध्यम में उत्पन्न होती हैं ठोस द्रव गैस में, वो यांत्रिक तरंगे। तो तरंगों के बारे में हमने बताया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि तरंग से संबंधित जो कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, तरंगदैर्ध्य, तरंग की गति। तो इससे संबंधित जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ में जो है ये तरंग का ही ग्राफ है, ठीक। तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, कला क्या होता है, ठीक। इस पे कला को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, और तरंग की गति, वो हम आज इस पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए, आयाम, एम्पलीट्यूड होता क्या है। तरंग में जब माध्यम का कोई भी कण अपने साम्य अवस्था से जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उसे आयाम कहते हैं। अब जैसे जल में जब हम तरंग उत्पन्न करते हैं, तो जिस स्थान पर पत्थर का टुकड़ा जब गिरेगा, तो उसके साइड में सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड, सबसे बड़ा आयाम होता है। अब जैसे घंटियां मंदिरों में जब बजती हैं, तो उसके नज़दीक जहाँ पर विक्षोभ किया जाता है, जहाँ पर घंटी बजी, तो उसके नज़दीक उसकी ध्वनि का जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो एम्पलीट्यूड को हम कैसे समझेंगे कि माध्यम का कोई भी कण जब अपने साम्यावस्था से जितना अधिक ऊपर नीचे जाता है ना, ये एक साइकिल जब पूरा करेगा, ये ऐसे जाएगा ऊपर, यानी श्रिंग, और नीचे वाला होता है गर्थ। तो श्रिंग और गर्थ, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ठीक। तो ये एक पूरा जो कंपन हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है, वही उसका आयाम होता है। तो एक साइकिल यानी एक कंपन का जो मैक्सिमम आयाम होता है, मैक्सिमम हाइट इसकी जो होती है, ग्राफ के रूप में जैसा प्रदर्शित है ए, तो इसे ए से डिनोट भी करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी सबसे अधिकतम विस्थापन है कण का, यानी फर्स्ट कंपन जो होता है, जहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होगा, उसका जो विस्थापन होगा वो सबसे अधिक होगा, फिर इसके बाद कम होगा, कम होते होते तरंग समाप्त हो जाएगी। जितनी उसकी रेंज होगी, रेंज के आगे फिर नहीं जा पाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे ही इसका विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो जो तरंग के कण जो हैं वो कंपन करते हैं, तो कंपन का जो मैक्सिमम विस्थापन होता है, वो एम्पलीट्यूड होता है, उसे आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आवर्तकाल की बात करते हैं। तरंग में माध्यम का कण एक कंपन पूरा करने में, तरंग जब उत्पन्न होगी, तो उसके माध्यम में एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। ये सिस्टम, एक कंपन यहाँ से यहाँ तक पूरा करेगा, यहाँ से तरंग का कण जो है कंपन करेगा, ये ऐसे यहाँ तक। इसको अगर ऐसे पलट देंगे, ऐसे, तो लगभग एक पूरी साइकिल हो जाती है। तो एक पूरा कंपन लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, एक कंपन को जितने टाइम पर पूरा करता है कण, माध्यम का कण, तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इससे टी से प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। जब माध्यम के कण एक सेकंड में जितने कंपन करते हैं, एक सेकंड में जितने कंपन कर दे, 50 कर दे, 100 कर दे, 1000 कर दे, 500, वही उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1/t, यानी
टी यहाँ पर आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल और आवर्ती एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इसको और अगर समझना चाहो तो जैसे विद्युत बल्ब होता है ना, इसका जो डायनमो होता है 1 सेकंड में 50 बार चक्कर यदि लगा रहा है तो ये यहाँ पर 100 इसकी जो है 50 साइकिल बनेंगी, 100 बार जो है जलेगा, 100 बार बुझेगा, ये सिस्टम होता है। तो उसे ही यानी 50 साइकिल बनेंगी तो 50 उसे हर्ट्ज कहा जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है इलेक्ट्रिक में। तो आवृत्ति क्या होती है, जब माध्यम के कण 1 सेकंड में जितने कंपन कर दें उसे आवृत्ति कहते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कला, फेज। माध्यम में उत्पन्न तरंग के कण के कंपन की स्थिति व गति की दिशा का ज्ञान हम जिन राशियों से व्यक्त करते हैं कला कहलाती है। जैसे ए और सी समान कला में, यहाँ पर देखिए ये जो तरंग है, तरंग जब ऊपर श्रृंग होगा सुस्त्रिंग बनेगा, नीचे गर्त बनेगा, ठीक। अगर ए बी की तुलना करेंगे इसकी स्थिति, ये वाली तरंग और ये वाली तरंग, तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो यानी एक दूसरे के विपरीत है, ए और बी एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो ये इसकी कला है, यानी उसकी पोजीशन, कण की पोजीशन को जो है, तरंग की पोजीशन को डिनोट करती है कला, फेज, जिसको फेज बोलते हैं। और जैसे ये श्रृंग ऊपर का हो गया, ये श्रृंग ऊपर का, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। नीचे वाला जो तरंग होता है हाफ साइकिल वो गर्त होता है और ऊपर वाला श्रृंग होता है। लिख देते हैं श्रृंग और नीचे वाला गर्त। ये एम्पलीट्यूड का आधा हिस्सा गर्त, आधा हिस्सा श्रृंग। तो यदि ए और सी श्रृंग को आपस में देखें इसकी पोजीशन तो समान है, तो कह सकते हैं ए और सी की कला समान है। अगर ए और बी की कला पूछे तो ए और बी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी विपरीत कला पे हैं। तो कला आप समझ गए, यानी कण के कंपन की पोजीशन स्थिति होती है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है तरंग दैर्ध्य। माध्यम में उत्पन्न तरंग के कण एक पूरा कंपन, यानी जो माध्यम के कण होंगे, तरंग के माध्यम के जो कण होंगे वो एक पूरा कंपन में, यानी पूरा एक कंपन करने में जितना दूरी तय करते हैं, ये यहां से आप समझिए, माध्यम में उत्पन्न तरंग के कण का एक पूरा कंपन करने में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे ए और सी के बीच की दूरी, अगर यहां से स्टार्टिंग किया, ठीक, तो यहां तक के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, यानी एक एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक होगा, यानी एक आयाम यहां से लेकर यहां तक आएगा, एक साइकिल बनेगा। तो इसकी बीच की दूरी जो होगी ये यहां से लेकर यहां तक एक तरंग दैर्ध्य होगा। तो अगर विस्थापन का जो शीर्ष होता उसको देखेंगे यहां से यहां तक, तो वो भी इसके ही समान होगी, ठीक, इसके ही ये समान होगी। तो ये अगर शीर्ष माप रहे हैं तो यहां से यहां तक के बीच ए और सी के बीच की दूरी आपकी जो है तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग की गति समझते हैं, वेव वेलोसिटी। माध्यम के कण 1 सेकंड में, और तरंग दैर्ध्य को सुन लीजिए कि इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर v इंटू टी होता है, जहाँ v इसकी वेलोसिटी है, ये तरंग गति। अभी हम तरंग गति समझाएंगे, तरंग गति क्या होती है, वेव वेलोसिटी। माध्यम के कण 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करते हैं उसे तरंग गति कहते हैं। यानी चल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेंगे, ठीक, यानी दूरी पर सेकंड, दूरी पर टाइम, समय हो जाएगा, इसका जो है तरंग की गति हो जाएगी। यानी v बराबर लेमडा अपॉन टी, लेमडा जहां तरंग दैर्ध्य दूरी हो जाएगी और t उसका टाइमिंग हो जाएगा, ठीक। जितना समय होगा और जितनी दूरी होगी, जितने समय में जितनी दूरी तय करेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य और उसका आवर्तकाल के अनुपात को तरंग गति कहते हैं, वेव वेलोसिटी। तो v बराबर लेमडा अपॉन टी। अगर इसको और जो है आगे जो है फ्रैक्शन करें तो लेमडा इंटू 1 अपॉन टी हो जाएगा। 1 अपॉन टी बराबर होता है n होती फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखेंगे
तो तरंग की गति v बराबर n लैम्डा हो जाएगी, यानी तरंग की गति बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो आज मैंने आपको जो है तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई हैं, और तरंग का यदि परास जाने, यानी तरंग जहां से स्टार्टिंग हुई है और जहां तक उसका जो है असर रहेगा, यानी लास्ट स्टेप तक, तो वो उसका तरंग का जो है परास होगा। तो रेंज उसको भी बोल सकते हैं, रेंज, तरंग की रेंज कहाँ तक है। अब जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की रेंज पता लगा कि 5 किलोमीटर है, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर तक वो रेंज पकड़ेगा, इसके बाद और आगे जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो उसकी भी रेंज होती है, उसकी भी परास होती है, क्योंकि वो भी जो है जो तरंगे उत्पन्न करता है उसकी एक पकड़ होती है एक निश्चित दूरी तक, ठीक। वो जो नेटवर्क आते हैं ना, वो सिस्टम होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या बताया, तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, आवृत्ति कला, तरंग दैर्घ्य, तरंग की गति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक्स।